दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, नया किस्सा लेकर। आज आपको बताएंगे बहुत ही अहम खबर जो एक ज़माने में हम मुंबई में छोटा राजन के केसेस में देखा कि कैसे उसको भारत लाने के बाद 2015 में एक एक करके सब केस उसके खिलाफ ख़त्म हो रहे हैं और अदालतें उसको बरी करती जा रही हैं, ये कहकर के प्रोसिक्यूशन केस को सिद्ध करने में नाकामयाब रही। ठोस सबूतों के अभाव में छोटा राजन को बरी किया जा रहा है। बिल्कुल उसी किस्म का सिलसिला अब लॉरेंस बिश्नोई के केस में भी शुरू हो गया है। 2 दिन पहले चंडीगढ़ के पास मोहाली पंजाब की एक अदालत ने, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने 2011 के एक केस में लॉरेंस बिश्नोई को बाइज्जत बरी कर दिया है। अब दोस्तों, ये शुरुआत है छोटा राजन फार्मूले को अमल में लाने की। अगर आप ये दोनों को देखें, छोटा राजन और लॉरेंस बिश्नोई, दोनों का केस एक जैसा है। इसलिए हमारा मानना है कि लॉरेंस बिश्नोई के केस में भी उसी किस्म के हालात बनते जा रहे हैं जैसे छोटा राजन के केस में बने थे। दोनों की पर्सनैलिटी और कामकाज करने के तरीके में भी बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। अगर दोनों के नाम आप बदली कर दो तो केसेस की हिस्ट्री, एक्सिक्यूशन और अंत में अदालतों में उनका चलना और फैसला आना उसी तरह का होता जा रहा है जैसे दोनों का एक जैसा ही हो। ये केस 2011 का, जब लॉरेंस बिश्नोई नया डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में पढ़ता था और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रहा था, उन्हीं दिनों किसी इलेक्शन के चक्कर में एक दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट के साथ कोई झगड़ा हो जाता है जिसका नाम था सतविंदर सिंह। वो लड़का फतेहगढ़ साहिब पंजाब का रहने वाला था और चंडीगढ़ के 26 सेक्टर के खालसा कॉलेज का विद्यार्थी था। लेकिन क्योंकि चंडीगढ़ में किराए वगैरह बहुत महंगे थे उस ज़माने में भी, तो उसने मोहाली के सेक्टर 69 में एक कमरा किराए पे लिया हुआ था। अब वो पुरानी रंजस जो कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था उसका बदला लेने के लिए लॉरेंस बिश्नोई अपने 2 दोस्तों के साथ, जिनमें एक नवप्रीत सिंह और दूसरा तरसेम सिंह, इनके साथ 2011 फरवरी का महीना 3 और 4 तारीख की रात को, आधी रात को, उस सतेंद्र सिंह के घर पे, उसके कमरे पे चंडीगढ़ से आके मोहाली में हमला करते। तीनों शख्स, जिनका लीडर था लॉरेंस बिश्नोई। सतेंद्र सिंह को दिखाया जाता है, उसके ऊपर तेज धार हथियारों से हमला किया जाता है और साथ में एक गोली भी चलाई जाती है। तो ये सबसे पहला और बड़ा क्राइम था जो लॉरेंस बिश्नोई ने 2011 में किया था और पहली बार उसी केस में पकड़ा भी गया था। तो दोस्तों, 2011 से 13 साल ये केस चल रहा था और 2014 से 13-14 से लॉरेंस बिश्नोई जेल में है। अब जब केस चलना शुरू हुआ तो लगता था कि इसमें लॉरेंस बिश्नोई को सज़ा मिलेगी, लेकिन ओवर द ईयर्स, एक दशक में ये आदमी कहीं का कहीं पहुंच गया और वो केस चलता रहा। अब जब लॉरेंस बिश्नोई इतना बड़ा आदमी क्राइम की दुनिया में बन गया है तो कौन गवाह खड़ा होगा, कौन उसके खिलाफ गवाही देगा? कोई गवाह आते नहीं थे और प्रोसिक्यूशन ने भी अपना केस कमज़ोर कर दिया गवाहों को लाने में या कुछ और। अभी जजमेंट की कॉपी आई नहीं है, लेकिन इतना हुक्म में लिखा है कि प्रोसिक्यूशन अपना केस बराबर सिद्ध नहीं कर पाई और सबूतों के अभाव में लॉरेंस बिश्नोई और उसके दोनों साथियों को बाइज्जत
बरी किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप इस घटना को, इस कर्म को जो शुरू हुआ है, इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके छोटा राजन के साथ मिला के देखेंगे, आपको पूरी तस्वीर बहुत अच्छी तरह शीशे की तरह सामने समझा जाएगी। छोटा राजन 1988 के बाद देश छोड़ के दुबई चला जाता है, दाऊद के साथ हाथ मिलाता है और उसके साथ मिल के 5 साल तक डी कंपनी के साथ मिल के दर्जनों क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेता है, जिसमें बड़े हाई प्रोफाइल मर्डर्स होते हैं। एमएलएज, पॉलिटिकल लीडर्स, दूसरे गैंगस्टर्स, हॉस्पिटलों पे हमले, ये कोई ऐसा काम नहीं जो डी कंपनी के साथ छोटा राजन ने नहीं किया। उसके बाद 94 से दुबई छोड़ के कभी सिंगापुर, कभी हांगकांग, कभी बैंकॉक, कभी मलेशिया, कभी वियतनाम, कभी लाओस, कभी इस किस्म के, कभी फिलीपींस, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी इधर चला गया, तो कभी नेपाल, अपना बेस बदलता रहता था और अपने गैंग को चलाता रहता था। और सबको पता था कि 93 के बाद छोटा राजन ने भारत की एजेंसियों के साथ हाथ मिला लिया था। उसके 2 कारण थे, एक अपनी जान की हिफाजत और दूसरा पुलिस से बचाव। एजेंसियों ने बहुत हेल्प की और छोटा राजन ने भी एजेंसियों की मदद की। बिल्कुल उसी तरह के इल्ज़ाम, उसी तरह का चलन जो लॉरेंस बिश्नोई पे आज लग रहा है। नेपाल में नेपाल पार्लियामेंट के मेंबर मिर्ज़ा बेग, उसके कत्ल, हाई प्रोफाइल कत्ल था, राजधानी में किया गया। उस केस में सबसे बड़ा हाथ छोटा राजन का था, भले ही साथ में बबलू श्रीवास्तव और उसके लोग भी थे। अर्चना शर्मा भी थी, जिसने मिर्ज़ा बेग से दोस्ती डाली थी और उसको बाहर निकाला था घर से, और छोटा राजन और बबलू श्रीवास्तव के लोगों ने मार दिया। ये सब लोग उस समय के एजेंसीज के जो बॉसेस थे और जो पॉलिटिकल पार्टी थी, उनके साथ मिल के काम कर रहे थे। उसी तरह एक बार अंडरवर्ल्ड में एस्टेब्लिश होने के बाद लॉरेंस बिश्नोई को भी एजेंसियों ने अपने नीचे ले लिया। लॉरेंस बिश्नोई का इस्तेमाल बिल्कुल उसी तरह होने लगा जिस तरह आज से 30 साल पहले छोटा राजन के गैंग का होने लगा था। और ये सिलसिला चलता रहा। तकरीबन 73 केसेस छोटा राजन के ऊपर दर्ज हो चुके थे 2015 तक, जब बाली में वो पकड़ा जाता है, ऑस्ट्रेलिया से भागता है, बाली आता है और वहाँ से पकड़ा जाता है। उसके पहले बैंकॉक में उसके ऊपर हमला भी हुआ, बच गया। फिर वो किस्सा सब आपको मालूम है, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं। तो 2015 में आने के बाद छोटा राजन को एजेंसी तिहाड़ जेल में बंद कर देते हैं। हालांकि मैक्सिमम केसेस 73 केस में से 70 केस उसके खिलाफ जो दर्ज थे वो मुंबई और महाराष्ट्र में दर्ज थे, लेकिन उसको दिल्ली में रखा गया। बिल्कुल उसी तरह जैसे लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर भी अभी 80 के करीब केस हो गए हैं, लेकिन मैक्सिमम केस पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली में हैं। लेकिन उसको गुजरात की साबरमती जेल में रखा गया। आप दोनों को कंपेयर करते देखिए। जिस तरह छोटा राजन पे लोग बात करते थे कि वो एजेंसीज के लिए काम करता है, उसी तरह ये बातें अब निकलने आ गई हैं कि लॉरेंस बिश्नोई भी एजेंसीज के लिए काम करता है। जितने केसेस छोटा राजन पे चल रहे थे, जिनमें फैसला हो गया वो तो हो गया। जैसे जेडे के केस में एक ही केस है छोटा राजन के खिलाफ जिसमें उसको उम्र कैद की सज़ा हुई, और वो भी ताउम्र, पूरी उम्र जेल में रहना पड़ेगा। और वो केस उस ज़माने के एडिशनल सीपी क्राइम हिमांशु रॉय ने बहुत मेहनत से सॉल्व किया था और इतना पुख्ता
एविडेंस क्रिएट की थी कि छोटा राजन बच नहीं सका, नहीं तो हर केस में बच जाता था। अब वो दोनों की सिमिलरिटी कितनी मिलती जुलती है, आगे चल के वो भी आपसे शेयर करते रहेंगे। उसके बाद छोटा राजन को जो मुंबई में रखना चाहिए था, जहां उसके खिलाफ 70 के करीब केसेस थे, उसको दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा गया, क्योंकि महाराष्ट्र की किसी भी जेल में उसकी जान को खतरा हो सकता था, क्योंकि उन जेलों में उसके दुश्मन दाऊद के लोग, अरुण गवली के लोग, अमर नायक के लोग या दूसरे गैंग्स के लोग हर जेल में थे। तो उसको उसके दुश्मनों से बचाने के लिए, उसकी सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए उसको तिहाड़ जेल में रखा गया, जहां मुंबई अंडरवर्ल्ड का कोई आदमी नहीं था। बिल्कुल उसी तरह लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली की जेलों में, जहां हर जेल में लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मनों के कारिंदे हैं, गैंगस्टर हैं, उसको इन जेल में रखना सेफ नहीं है। इसलिए उसको बिल्कुल उसी तरह जैसे राजन को सेफ जेल तिहाड़ में रखा गया, लॉरेंस बिश्नोई को यहाँ से दूर गुजरात में जाके साबरमती की जेल में रखा गया, जहाँ लॉरेंस बिश्नोई के विरोधी गैंग का कोई गैंगस्टर नहीं है। सो दोस्तों, एजेंसीज का काम करने का तरीका, भले 30 साल निकल गए, लेकिन तरीका एजेंसीज का अभी तक वही है, पैटर्न वही रहता है। अनलेस देयर इज समथिंग बिग और ग्रेट, एजेंसीज की पॉलिसीज कम ही चलती है, बदलती हैं। सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन एजेंसीज अपना काम करती रहती हैं। छोटा राजन को प्रोटेक्शन मिलती थी कांग्रेस के समय में, जो उसके पहले जो सरकारें थी, जनता दल की सरकार, ये वो सब मिलगोबा सरकारें, सब उसको मदद मिलती रही। एनसीपी की, कांग्रेस की, शिवसेना की, बीजेपी की, सबकी मदद मिली। लेकिन उसके बाद सरकारें बदल गई, लेकिन एजेंसीज का काम करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है। तो जो छोटा राजन और लॉरेंस बिश्नोई उसी कड़ी में विचरते हुए नजर आते हैं। अब जितने भी केस छोटा राजन पे चल रहे हैं, उसको किसी भी अदालत में नहीं ले जाया जाता। उसकी अपीयरेंस और गवाही जो भी है, बयानात हैं, सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तिहाड़ जेल से होते हैं। उसके सब के सब केस मुंबई पुलिस से लेके और दूसरी पुलिस से लेके सीबीआई को हैंड ओवर कर दिए थे कि एक सिंगल एजेंसी सब केसेस पे काम करेगी, जिसमें मेरा केस भी ट्रांसफ़र कर दिया गया था, जो मेरे ऊपर गोलियां चलाई थी छोटा राजन ने, और उस केस में भी छोटा राजन बरी हो गया। अब आज जब लॉरेंस बिश्नोई को पहले केस का जो फैसला आया है उसमें बरी हो गया है, ये एक पैटर्न शो करता। अब एक एक करके सब केसेस में लॉरेंस बिश्नोई उसी तरह बरी होता चला जाएगा जिस तरह छोटा राजन होता जा रहा। अभी तक 20 से ज़्यादा केसेस में छोटा राजन को बरी कर दिया गया, और हर केस में जो अदालत की जजमेंट आती है उसमें यही कारण होता है, सबूतों के अभाव में प्रोसिक्यूशन अपना पक्ष बराबर नहीं रख सकी, कमियां हैं, केस को सिद्ध नहीं कर सकी प्रोसिक्यूशन या पुलिस कहिए आप, इसलिए छोटा राजन को बरी किया जाता है। कारण छोटा राजन देश के बाहर था। अब यहाँ पे दूसरी सिमिलरिटी है, हालांकि लॉरेंस बिश्नोई शुरू से ही देश के अंदर है। सिमिलरिटी क्या है? अब छोटा राजन ने जितने काम करवाए वो फ़ोन के ज़रिए करवाए, विदेशों में बैठ के, हांगकांग में, सिंगापुर में, थाईलैंड में, मलेशिया में, जहाँ भी था, अपने कारिंदों को फ़ोन करता था कि ये काम कीजिए, और उसके लोग उसका काम बजा देते थे। इतने कत्ल केस हो गए, फिरौतियाँ हो गई, एक्सटॉर्शन हो गई, तोड़फोड़ हो गई, आगजनी सब हो गया, लेकिन
किसी भी केस में ये सिद्ध नहीं हुआ कि ये सब काम छोटा राजन ने करवाए थे, हालांकि वो अपने गैंग का बॉस था, मुखिया था। कोई भी केस सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि जिन लोगों ने काम किए थे छोटा राजन के कहने पे, उनमें से कई लोग तो मर गए। किसी का एनकाउंटर हो गया, कोई एड्स से मर गया, कोई टीबी से मर गया, कोई कोरोना काल में मर गया, कोई कैसे मर गया। और जो बचे थे उन्होंने कह दिया कि हमें तो छोटा राजन ने कभी कहा ही नहीं था मारने को, हमने तो खुद मारा। या वो भी मुकर जाते थे, हमने मारा ही नहीं, हमें तो पुलिस ने गलत फंसाया, मारने वाले और थे, हमें तो डमी खड़ा कर दिया गया। कुछ भी कारण हो, क्योंकि छोटा राजन देश के बाहर था, उसके कोई भी सबूत उसका उस कत्ल के या किसी इल्ज़ाम में जोड़ने के लिए नाकाफ़ी था। और जो टेलीफोन कन्वर्सेशन की कई जगह पे जो रिकॉर्डिंग हुई भी थी, वो कोर्ट ने नामंजूर कर दी कि ये रिलायबल नहीं है, क्योंकि इसमें कोई डबिंग आर्टिस्ट भी किसी की आवाज़ बदल के बोल सकता, क्योंकि छोटा राजन बाहर था तो वॉइस सैम्पलिंग हुई नहीं। तो ये दोस्तों एक मेन कारण था कि छोटा राजन एक एक करके सब केसेस में बरी होता जा रहा। हालांकि रहना जेल में पड़ेगा उसको, कोई एक केस में उम्र कैद हो चुकी है। इसी तरह अरुण गवली 150 के करीब मर्डर करवाए, लेकिन हर केस में बरी हो जाता था, क्योंकि वो जेल में था। वो कहता था मैं तो जेल में था, मैंने तो बोला ही नहीं किसी को, तभी तो मोबाइल फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे। छोटा राजन तो प्रदेश में बैठा था, वो IST करके बोल देता था, लेकिन अरुण गवली के टाइम पे तो फ़ोन भी नहीं थे। एक ही केस था इसी सदी का जब मोबाइल फ़ोन आ गए थे, वो केस था शिवसेना कॉरपोरेटर जमसंदेकर का। उसके कत्ल के केस में राकेश मारिया जो NCP क्राइम थे, उन्होंने बहुत मेहनत से उस केस की एविडेंस क्रिएट की और पुख्ता तरीके से उसकी पैरवाई की, और वो एक ही केस था जिस केस में अरुण गवली को उम्र कैद की सज़ा हुई, वो आज तक जेल में है। लेकिन और किसी केस में अरुण गवली को बड़ी सज़ा नहीं हुई। 2-4 साल की, 5 साल की होती रही, उतने साल तो उसने जेल में ऑलरेडी काट लिए हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। और मैक्सिमम केसेस में अरुण गवली बरी हुआ, क्योंकि कोई गवाह उसके खिलाफ नहीं भोगता। अब ये लॉरेंस बिश्नोई तो उनसे भी खतरनाक, और जिसके नाम का डर है, दहशत है, इस किस्म का गैंगस्टर बन गया। अब ये मोहाली केस में कौन गवाह हिम्मत करेगा लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ गवाही देने की मोहाली की अदालत में? ना गवाह, एविडेंस इनकम्प्लीट, तो बरी होना ही था। अब बाकी केसों में भी कोई गवाह नहीं आएगा, इसलिए जैसे छोटा राजन के, अरुण गवली के केस एक एक करके ख़त्म हुए, ये भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के वकील हर केस में ये प्ली लेंगे कि हमारा क्लाइंट तो जेल में था और जेल में मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है, और किसी भी केस में डायरेक्ट ऑर्डर लॉरेंस बिश्नोई का ना तो मोबाइल पे है ना या किसी रिकॉर्डिंग में है। कहा यह जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने गोल्डी बराड़ को कहा, या अनमोल बिश्नोई को कहा, या रोहित गोदारा को कहा, या काला जठेड़ी को कहा, या किसी और को कहा, संपत नायरा को कहा, या रोहित गोदारा को कहा, उन लोगों ने काम करवाया। और कल को जब केस चलेगा जो सब के सब लोग बाहर बैठे हैं, और काला जठेड़ी जैसे जो कुछ लोग हैं वो जेलों में बैठे हैं। अब इनका रोल आप किसी भी केस में कैसे सिद्ध करोगे? वो भले सिद्धू मूसेवाले का केस हो, वो भले राजस्थान की करनी सेना के मुखिया सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का केस हो, वो भले ही मुंबई में साबका मंत्री MLA बाबा सिद्दीकी का केस हो, या सलमान खान एक्टर के घर के बाहर फायरिंग करवाने का केस हो, कहीं भी आपको लॉरेंस बिश्नोई की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट सिद्ध करना
बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये केस बिल्कुल उसी तरह जैसे छोटा राजन के केस एक एक करके ख़त्म हो रहे हैं, और जब तक उस उम्र कैद वाले केस में उसके बाहर निकलने का समय आएगा, 20-25 साल की सज़ा भुगतने के बाद, तो जब और कोई केस नहीं होगा तो वो जो रेमिटेंस होती है उम्र के हिसाब से, बीमारी के हिसाब से, 20 साल की सज़ा भुगतने के हिसाब से, और एक ही जेल में रखने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उन लोगों के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगेगा कि उन्होंने अदालत की कार्रवाई में सहयोग नहीं दिया। यहाँ उनको पैरोल दी गई थी, उन्होंने पैरोल जंप की, ज़मानत दी गई थी, वो ज़मानत से भाग गए। और जब जेल सुपरिटेंडेंट का सर्टिफिकेट आता है जिसके बेस पे पैरोल मिलती है, तो आएगा इसके ने कोई गलती की नहीं जेल के अंदर, इसका बिहेवियर बहुत अच्छा था, ये तो संतों महात्माओं जैसा आदमी है, इसने जेल में कभी कोई गलती नहीं की, क्यों किसी गलती को कोई सबूत ही नहीं है। वो उनकी क्लीन चिट आ जाएगी और एक समय पे जब जो बुज़ुर्ग हो जाएंगे आराम से घर आके बैठेंगे, और हो सकता है कोई इलेक्शन भी लड़ लेगा बाद में MP की, MLA की। तो ये एक माहौल तैयार किया जाता है, जब तक इनकी ज़रूरत होती है इनको पनपाया जाता है, इनको हीरो बनाया जाता है, आगे लगाया जाता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे छोटा राजन को हिंदू डॉन करके प्रमोट किया गया, उसी तरह लॉरेंस बिश्नोई को हिंदू डॉन करके प्रमोट किया जा रहा है। अब हमें ये बात समझ में नहीं आती कि एक क्राइम करने वाला आदमी हिंदू डॉन या मुस्लिम डॉन या सिख डॉन कैसे हो सकता। इस किस्म की तशबीहें उनको दी जाती हैं एक ऑरा क्रिएट करने के लिए, उनके नाम की दहशत बरकरार रखने के लिए। और दूसरी तरफ एजेंसीज इसी बात का फ़ायदा उठा के उनको अपने कंट्रोल में रखती हैं कि देखो तेरे खिलाफ 70 केस हो गए, सारी उम्र जेल में सड़ेगा, बाहर निकलेगा तो तेरे दुश्मन मार डालेंगे, इसलिए हमारे साथ सहयोग कर, जो हम कहते हैं वो कर, नहीं तो तू काम से गया। सो दोस्तों, ये किस्सा आने वाले दिनों में दोहराया जाएगा। छोटा राजन को जिस तरह एजेंसीज ने बनाया, बचाया और उसको संभाल के रखा और आज भी रख रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह लॉरेंस बिश्नोई को भी उसी तरह लंबे समय तक संभाल के रखेंगे। और देखना होगा बाकी केस, मुझे लगता है हर 2-3 महीने के बाद अभी आपको खबर सुनने को मिलेगी कि फलां केस में लॉरेंस बिश्नोई बरी, इस केस में लॉरेंस बिश्नोई बरी, एक एक करके सब केस खत्म होते जाएंगे। ये देखने की बात है। समय कितना लगता है, मेरे हिसाब से 3-4 साल लगेंगे सब केस खत्म करने में। ही इज़ क्वाइट यंग, अभी उम्र क्या है। अगर किसी केस में सारी उम्र वाली उम्र कैद नहीं लगी तो बहुत जल्दी लॉरेंस बिश्नोई बाहर आ जाएगा और कहीं राजस्थान से कहीं से पार्लियामेंट की इलेक्शन भी लड़ जाएगा और शायद MP मंत्री भी बन जाए कहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। सो दोस्तों, ये किस्सा था आज का। आने वाले दिनों में इसी तरह अंडरवर्ल्ड से जुड़ी खबरें लेके हाजिर होते रहेंगे। जाते जाते मैं आपसे एक बात की माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि 2 दिन पहले जो हमने एक पॉडकास्ट पब्लिश किया था उसकी साउंड क्वालिटी बहुत ख़राब थी, मुझे पता नहीं था। मुंबई से लोग आए थे, उन्होंने रिकॉर्ड किया था और वहीं से उन्होंने मेरे सिस्टम पे अपलोड कर दिया था, मैंने सुना भी नहीं था। अगर मैं सुन लेता पहले तो मैं शायद उसको अपलोड नहीं करता था, लेकिन एक बार अपलोड हो गया तो उसको उतारना YouTube से वो बहुत सवाल खड़े करता है। बहुत से लोगों ने सोचना था कि ये डर के उतार दिया या किसी ने धमकाया होगा या इनको अच्छा नहीं लगा इस किस्म के, तो मैंने उसको चलने दिया। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि वो मैंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था,
मुंबई से मेरे मित्र आए थे, वो मेरा अपने लिए पॉडकास्ट करने आए थे इतनी दूर से। तो मैंने कहा कि मेरी चैनल के लिए भी रिकॉर्डिंग कर दो। उन्होंने कर दी, क्योंकि वो बहुत हैवी फाइल थी। उन्होंने बॉम्बे जाके वो करके मुझे मेरे एडिटरों को भेजी और वो सिस्टम पे लोड की थी, इसलिए हमें वो उसी तरह लोड करनी पड़ी। सो आप सबके लिए क्षमा के याचक हैं, आइंदा ऐसी बातों का ख्याल रखा करेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि बलजीत परमार बूढ़ा हो गया है, उसकी आवाज़ समझ में नहीं आती, उसको बोलना नहीं आता। उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि मुझे कुछ नहीं हुआ, वो साउंड सिस्टम की खराबी थी। इतना भी नहीं समझ सकते तो बुरी बात है। सो आने वाले दिनों में फिर इसी किस्म की किस्से कहानियाँ लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।